किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों गेहूं की फसल लगभग 40 से 42 दिन की हो गई है। 40 से 42 दिन मतलब टिलरिंग स्टेज। अब इस स्टेज में हमको कौन कौन से खाद डालने हैं और कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं, क्योंकि दोस्तों गेहूं की फसल के लिए ये स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। गेहूं में 2 स्टेज होती है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक ग्राउंड रूट इनिटेशन वाली स्टेज जिसको हम CRI स्टेज कहते हैं और ये लगभग 21 दिन में आती है, और दूसरी स्टेज टिलरिंग स्टेज मतलब 40 से 42 दिन वाली अवस्था। ये दोनों स्टेज पे ही आपको सारे काम करने हैं। मतलब गेहूं की ग्रोथ बढ़ानी हो या फिर गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ानी हो या फिर गेहूं का उत्पादन बढ़ाना हो, वो कहाँ होगा आपका? इन दोनों स्टेज में। अब शुरुआती स्टेज मतलब CRI स्टेज हमारी निकल चुकी है और इसमें हमने सारे खाद उर्वरक भी डाल दिए हैं। इससे पहले हम बेसल डोज में खाद उर्वरक डालते हैं और सेकंड बार CRI स्टेज में डालते हैं और तीसरी बार हम डालते हैं टिलरिंग स्टेज, यानी जो अभी जो अवस्था चल रही है उसमें हम खाद उर्वरक देते हैं। अब टिलरिंग स्टेज में हमको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं जिससे हमारी गेहूं का उत्पादन बढ़ सके, गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ सके, गेहूं की ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि दोस्तों गेहूं में कल्लों की संख्या बढ़ेगी तो बालियाँ ज़्यादा निकलेगी और बालियाँ ज़्यादा निकलेगी तो जायज़ सी बात है उत्पादन ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए हम कौन सा खाद डालें? सबसे बड़ा मैटर तो ये है कि कौन सा खाद डालें, कौन कौन सी सावधानियां हमको रखनी है। डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में और A to Z जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ानी है और ग्रोथ कैसे बढ़ानी है इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी मतलब 40 से 42 दिन में जो गेहूँ में सबसे ज़्यादा प्रकोप जिसका देखा जा रहा है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। मतलब दोस्तों अभी कुछ दिनों में मैंने देखा है गेहूं में इल्लियों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ये काफ़ी हद तक हमारी गेहूं की फसल में नुकसान कर रही है। मतलब दोस्तों जायज़ सी बात है, यदि कोई हमारे हाथ पैर काट दे तो हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती है कि कुछ कर पाएँ हम। सेम उसी प्रकार हमारी गेहूँ की फसल का है। यदि इसकी पत्तियों को कोई नुकसान कर देता है तो वो पौधा जो है ग्रोथ नहीं करेगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे छोटा सा कीट आपको दिख रहा होगा, मधुमक्खी के समान लाल कलर का। ये कीट दिख छोटा रहा है लेकिन ये काफ़ी हद तक हमारी गेहूं की फसल में नुकसान कर सकता है। इसके अलावा गेहूं में इस बार इल्लियों का प्रकोप भी देखा गया है। हो सकता है पहले आपने नहीं देखा हो या पहली बार आप देख रहे हो, क्योंकि ये मैंने बहुत कम देखा है कि गेहूँ में इल्लियों का प्रकोप भी होता है। लेकिन इस बार गेहूँ में इल्लियों का प्रकोप भी देखा जा रहा है। अब इसके लिए क्या करें? क्योंकि काफ़ी किसान भाई इसमें क्या कर देते हैं, कोई सा भी कीटनाशक उठाया और छिड़काव कर देते हैं। दोस्तों गेहूं की जो फसल है बहुत नाजुक होती है, इसमें आप हर कुछ छिड़काव नहीं कर सकते। मतलब आप यदि सोचते हो कि लो भाई सब क्लोरोपाइरीफास हम इसमें फेंक देते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा, जो गेहूँ के पौधे हैं वो आपके हल्के से पीले पड़ने लगेंगे और फिर आप उसके लिए और कुछ छिड़काव करोगे तो ये काफ़ी कॉस्टली डोज हो जाएगा आपका। इसलिए कुछ भी छिड़काव करने से पहले ध्यान रखें या उस चीज़ के बारे में जान लें कि हम ये छिड़काव कर रहे हैं तो इसका छिड़काव हम गेहूं की फसल में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले ये जानकारी ले लें। दोस्तों गेहूं में इल्लियों का प्रकोप हो रहा है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप अपने खेत में जाकर देखिए, पेड़ को हिलाकर देखिए, यदि फिर भी नहीं गिरती है भी पत्तियों पर चिपकी हुई आपको दिख जाएगी काले कलर की इल्ली। और ये इल्ली इतना ज़्यादा नुकसान नहीं कर रही है जितना ये लाल कीड़ा कर रहा है। अब ये कौन सा कीड़ा है, क्या नाम है, इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये हमारी गेहूं की फसल में नुकसान कर रहा है। और जो इल्लियों का प्रकोप हो रहा है वो भी इसी के कारण हो रहा है। आप नोटिस करना ये चीज़, जहाँ पे ये लाल कीड़ा दिखाई देगा, जिस खेत में ये लाल कीड़ा दिखाई देगा वहाँ पे इल्लियों का प्रकोप 100% होगा ही होगा, और जहाँ पे इसका प्रकोप नहीं है वहाँ पे इल्लियों का भी प्रकोप नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG में आपको लेना है। ये जी आपका लगभग 10 एकड़ कवर कर देगा।
इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव आपको करना है और इसके अलावा आपको कोई सी भी कीटनाशक नहीं लेना है, सिर्फ इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट जिसका छिड़काव हम सोयाबीन में करते हैं, यही आपको छिड़काव करना। इसके अलावा अन्य कोई भी कीटनाशक आपको गेहूं की फसल में नहीं डालना है। दोस्तों ध्यान रखें, 40 से 42 दिन में इल्लियों का प्रकोप स्टार्ट हो जाता है, तो रेगुलर अपने खेत पे जाएं और वहाँ पे देखें कि गेहूं की फसल में इल्ली है या नहीं है, और या फिर वो लाल कीड़ा आपको दिखाई दे तो उसको भी आप देखें। यदि लाल कीड़ा है तो भी आप इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करवा दें। इमामेक्टिन बेंजोएट जो कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों में आती है, मतलब इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट, तो आपको इमामेक्टिन बेंजोएट ही छिड़काव करना है। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है। अब जो किसान भाई दूसरा पानी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब दूसरा पानी लगाने वाले हैं, वो पहले पानी में आपने खाद उर्वरक दे दिया। मतलब दोस्तों पहले पानी में हम कौन कौन सा खाद देते हैं, यूरिया कंपलसरी है, यूरिया पहली और दूसरी सिंचाई में दिया ही जाता है। इसके साथ ही बुवाई के समय भी यूरिया दिया जाता है। अब यूरिया के साथ जिन किसान भाइयों ने बेसल डोज में जिंक नहीं दिया है तो वो जिंक का भी छिड़काव करते हैं पहली सिंचाई में। इसके अलावा डीएपी का भी छिड़काव करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहली सिंचाई में हम डीएपी का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, यदि आप डीएपी का छिड़काव कर रहे हैं तो आपको खुली सिंचाई में पानी देना है। अब दूसरे पानी में हमको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सालों के रिकॉर्ड के अनुसार गेहूं की फसल में मैग्नीज और मैग्नीशियम इनकी बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। अब इनकी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों हम नॉर्मली क्या करते हैं, एनपीके तो हमारे हर एक किसान भाई छिड़काव करते हैं। एनपीके ऐसा कोई किसान भाई नहीं होगा जो एनपीके का छिड़काव नहीं करता। एनपीके का हम छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन हम ये मैग्नीज और मैग्नीशियम का छिड़काव नहीं कर पाते। अब हो सकता है हमारे काफ़ी किसान भाइयों को इस चीज़ की जानकारी ना हो कि गेहूं में मैग्नीज और मैग्नीशियम की भी ज़रूरत पड़ती है। सेम जैसे जिंक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मैग्नीज और मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो रहती है गेहूं की फसल में वो है जिंक और कैल्शियम। जिंक और कैल्शियम यदि हमने दे दिया तो बाकी आप मैग्नीज और मैग्नीशियम का भी छिड़काव करवा दीजिए। जिंक और कैल्शियम दोस्तों ये शुरुआती स्टेज में दिया जाता है, और जिंक की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम फसल चक्र अपना रहे हैं या फिर लंबे समय से हमने जिंक का छिड़काव नहीं किया है, वहाँ पे जिंक की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। कैल्शियम की पूर्ति हम चूने से कर सकते हैं। जो चूने वाला छिड़काव मैंने बताया था उसमें कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है गेहूँ की फसल में। जिंक, कैल्शियम और एनपीके हम दे रहे हैं, बाकी मैग्नीज और मैग्नीशियम का भी आप छिड़काव करवा दीजिए। मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट इन दोनों में कभी कंफ्यूज ना हो दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था MnSO4 और MgSO4, इन दोनों में कभी कंफ्यूज ना हो। मैग्नीशियम सल्फेट अलग है और मैग्नीज सल्फेट अलग है। इनका कितना क्या छिड़काव करना है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके।